नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस डी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इंफो। बहुत सारे आपके कमेंट्स मुझे रोज पढ़ने को मिल रहे हैं। आपकी नई नई प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिल रही हैं। तो कोशिश होती है कि सारे कमेंट्स के मैं जवाब दे सकूं आपको, लेकिन कई बार समय के अभाव के कारण वो कमेंट्स जो हैं वो टाइमली रिप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज कमेंट्स का जवाब जो है वो एक वीडियो के जरिए दे देते हैं, ताकि और लोगों को भी फायदा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट जो आया है वो है मनीष पी जी का। इन्होंने लिखा है, माई प्लेको फिश इज अटैकिंग ऑल द फिशेज एट नाइट, व्हाट टू डू फॉर दैट। देखिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पहली चीज तो ये है कि अगर आपकी प्लेको जो है आपने छोटे टैंक में रखी हुई है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि प्लेको जो है वो नॉक्टर्नल स्पीशीज है, रात को ही ज्यादा एक्टिव होती है और रात में ही मोस्टली खाना खाने निकलती है। तो उस समय जो स्लो फिशेज होती हैं वो आराम कर रही होती हैं, और अगर वो इसके सक्शन के नीचे आ जाती हैं तो कई बार ये उन्हें हार्म पहुंचा सकती है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसका सिंपल सा इलाज है। देखिए, जब भी आप सोने जाते हैं, आपने फीडिंग का टाइम जो भी रखा हो, अगर आपने सुबह रखा है तो ठीक है, अगर आपने शाम को रखा है तो पहले तो जो आप फीडिंग करेंगे उनको, जो भी उनको फूड डालेंगे, वो बाकी की जो भी फिशेस होंगी वो खा लेंगी। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो प्लेको है, जो सकर माउथ कैटफिश है, उसको खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि वो रात में खाना ढूंढती है, इसलिए वो आ नहीं पाती। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है कि जब आपने सोने के लिए अपने कमरे की लाइटें बंद की और एक्वेरियम की लाइट भी आपने बुझाई, उस समय आप थोड़ा सा खाना जो सिंकिंग फूड हो, स्पेशली उसके लिए आप चाहे चपाती ले सकते हैं। चपाती में घी ना लगा हो, ये ध्यान रखें। छोटा सा एक टुकड़ा लेकर आप उस टुकड़े को उसमें डाल सकते हैं, या छोटे छोटे पीसेस करके आप उसमें डाल सकते हैं, और लाइट जो है एक्वेरियम की बंद कर दें। उससे होगा क्या कि जो आपकी दिन में एक्टिव रहने वाली फिशेस हैं वो तो आराम करने के मोड में चली जाएंगी, लेकिन प्लेको जो है वो एक्टिव हो जाती है, और उसको जब वो खाना मिलेगा तो वो खाना खा लेगी, और जब पेट उसका भरा होगा तो नेचुरली है वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा जो कमेंट हमारे पास आया वो है HVS HD। इन्होंने लिखा है, आई एम बिल्डिंग टैंक ऑफ 50x24 हाइट 25, शुड आई गो फॉर 12 mm ग्लास, और I do bracing of 10 mm glass on all sides and stick to 10 mm glass for entire fish tank. Please let me know. Also, how long does this size tank takes to cure, so that I can do water leak test? Thanks sir. देखिए, जो साइज आपने बताया है 50 इंच लंबा, यानी कि 4 फीट के करीब हो गया, 24 इंच उसकी चौड़ाई बता रहे हैं आप, और 25 इंच उसकी हाइट बता रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 12 mm का ग्लास ही यूज करें, और उसके साथ साथ उसकी सपोर्ट्स भी लगाएं, क्योंकि 2 फीट चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी चीज, अगर आपको इस टॉपिक पे ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आप कितना उसका सेफ्टी फैक्टर आता है या वो कितना सेफ है, तो आप www.theaquatools.com इस साइट पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं कि कितने का ग्लास जो है वो सेफ रहेगा। एक बात का ध्यान रखें कि इस साइट पे जो आपको सेफ्टी फैक्टर दिखाया जाता है वो विदाउट सपोर्ट दिखाया जाता है, तो सपोर्ट्स आप जरूर लगाएं। दूसरी बात आपने पूछी थी कि ये टैंक क्योर होने में कितना टाइम लेगा। 24 घंटे में टैंक क्योर हो जाता है, लेकिन जब 12 mm थिकनेस हो तो हम उसको 24 घंटे से ज्यादा टाइम दे देते हैं।
आप मान के चलिए कि आप 2 दिन उसको बनाने के बाद छोड़ दीजिए, 2 दिन में आपका टैंक जो है वो वाटर टेस्ट लेने के लिए बिल्कुल क्योर हो जाएगा और अच्छी तरह से सूख जाएगा। इन्होंने एक कमेंट और किया है, उसमें इन्होंने लिखा है, सर व्हाट शुड बी द साइज ऑफ सम टैंक, शुड इट बी इक्वल टू द फिश टैंक साइज और स्मॉलर, हाउ स्मॉल, प्लीज हेल्प। देखिए सम के मामले में प्रपोर्शन उसका बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिंपल सा उसका रूल है कि जितना बड़ा सम्प होगा उतना ज्यादा आपका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी। जितना बड़ा आप सम्प यूज करेंगे आपके टैंक का पानी का वॉल्यूम जो है उतना ज्यादा हो जाएगा। रीजन ये है कि जो आपके टैंक में पानी आता है उसका वॉल्यूम तो काउंट होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा आपके सम्प में भी हमेशा पानी रहेगा, तो वो टैंक पानी भी आपके टैंक का पानी ही काउंट होगा और आपका वॉल्यूम जो है वो एक्चुअल टैंक के पानी से ज्यादा काउंट होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जितना बड़ा सम्प होगा उतना ज्यादा बेटर है। अगला कमेंट जो आया है वो आया है सोमनाथ कहार, या हो सकता है ये कहर हूं या काहर हूं, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो। इन्होंने पूछा है इंटरनल फिल्टर को DIY स्प्रे बार लगाएं तो एक्वेरियम में पानी फिल्टर होगा क्या। देखिए अगर आप इंटरनल फिल्टर पे DIY स्प्रे बार लगाते हैं तो नेचुरली है कि वो पानी तो फिल्टर करेगा ही करेगा, क्योंकि मैं खुद इतने सालों से इसे यूज कर रहा हूं, तो इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज, मैं आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं वो मेरे खुद के आजमाए हुए होते हैं, जब वो सक्सेसफुल होते हैं मैं तभी आपको उनके बारे में बताता हूं, अदरवाइज मैं उनको आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी बात, आपने जो पूछा है कि वो फिल्टर करेगा या नहीं करेगा, तो देखिए उसका सिंपल सा लॉजिक है। फिल्टर, इंटरनल फिल्टर का जो काम करने का प्रोसेस है वो यही है कि वो अपनी बॉटल में से, जिसमें स्पंज होता है, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करता है, उसमें से पास ऑन होता है और उसके बाद पंप के द्वारा, जो उसकी मोटर है ऊपर, उसके पावर हेड के थ्रू वो स्प्रे बार में से होकर पानी दोबारा बाहर निकलता है। तो जब इंटरनल फिल्टर की बॉटल नीचे लगी हुई है तो पानी तो इनपुट तो उसका वही है, तो उसमें से वो फिल्टर होके तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो वेस्ट है, जो कचरा है, वो तो उस फिल्टर के स्पंज में ट्रैप होगा ही होगा। तो ये अपने दिमाग से शक निकाल दीजिए कि वो फिल्टर करेगा या नहीं करेगा अगर हम DIY स्प्रे बार लगा देंगे। हो सकता है कि आपको शायद ये लग रहा हो कि मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि पढ़ने में मुझे इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे फोन का जो लाइट कैमरा है वो तो ऑन है ही है, उसके साथ में जो उसकी लाइट है, फ्लैश लाइट है, वो भी ऑन है और इस समय वो मेरी आंखों पे सीधी पड़ रही है, जिससे मेरी आंखें जो है चुधिया रही हैं, और जब मैं दोबारा अपने इस कागज पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो वो कुछ देर के लिए मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए आपसे मैं माफी चाहूंगा। अगला कमेंट जो आया है वो आया है जिशान अली जी का। इन्होंने पूछा है, सर ये बताएं कि पावर हेड में स्प्रे बार लगाने के बाद हम हीटर कहां पे लगाएं, क्योंकि बिना स्प्रे बार वाले पावर हेड में तो फ्लो के सामने हीटर लगाते हैं, लेकिन स्प्रे बार लगाने के बाद फ्लो तो सरफेस के ऊपर होता है, तो हीटर कहां पे लगाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बहुत ही काम का क्वेश्चन मैं कहूंगा कि पूछा इन्होंने। देखिए जब स्प्रे बार हमने नहीं लगाई होती है और नॉर्मल इंटरनल फिल्टर को हम यूज कर रहे होते हैं, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हम फिल्टर को उसके फ्लो के सामने लगाते हैं। अगर टैंक छोटा है तो उसके सामने वाली वॉल पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर लंबा टैंक है तो हम उसके बैक वॉल पे उसकी नोजल, जो आउटपुट नोजल है जहां से पानी बाहर निकलता है, उसके सामने उसे लगाते हैं। अभी भी आपको जो हीटर है वो बैक वॉल पे ही लगाना है अगर आपने DIY स्प्रे बार का यूज किया है। रीजन क्या है कि जब DIY स्प्रे बार को हम यूज करते हैं तो उसका पानी की मूवमेंट, जो उसमें से पानी निकलता है, वो सही है कि ऊपर फ्लो जो है वो ऊपर सरफेस पे रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पानी की मूवमेंट जो होती है वो
बैक टू फ्रंट साइड होती है, यानी पानी जो है वो इस मोशन में घूमने की बजाय इस मोशन में घूम रहा होता है। तो नेचुरली है कि जब वो आगे फ्रंट वॉल से लग के वापस आएगा तो वो बैक वॉल से होकर ही आएगा। तो हीटर को जब भी आप यूज करेंगे तो बैक वॉल पे मिडल पे लगा दीजिए और 45 डिग्री एंगल पे लगाइए, वो परफेक्टली वर्क करेगा। उसके बाद ये 3 कमेंट्स मैंने इकट्ठे चूज किए हैं, इनको मैं बारी बारी से पहले पढ़ देता हूं। पहला कमेंट पेट लवर का है। इन्होंने पूछा है, सर 4 फीट टैंक में 15 गोल्ड फिश रख सकते हैं? इसी तरह का क्वेश्चन जरनैल सिंह जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है, सर 2 फुट के टैंक में मैंने 5 फिश रखी हैं, क्या ये सही है? तीसरा अभिषेक यादव जी ने लिखा है, सर मैं 30 गैलन टैंक में कितनी एंजल फिश डाल सकता हूं? प्लीज रिप्लाई सर। देखिए ये तीनों कमेंट जो हैं, मैंने तीनों कमेंट इकट्ठे इसीलिए पढ़े क्योंकि ये ब्लाइंड कमेंट वो होता है जिसमें आप क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, या यूं कहें कि उस क्वेश्चन का मैं आंसर देने में बिल्कुल असमर्थ हूं। रीजन मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों कमेंट्स में उन्होंने अपने टैंक का कोई साइज नहीं बताया, पानी का वॉल्यूम बता दिया। लेकिन पानी का वॉल्यूम का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 50 लीटर का मान लीजिए टैंक है, 2 तरीके से बन सकता है। नॉर्मल शेप जो होती है, एक तो वो टैंक है, दूसरा अपराइट, यानी कि चौड़ाई लंबाई कम है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी का वॉल्यूम सेम है। इन दोनों टैंक्स में टैंक की फिशेस की कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होगी, क्योंकि फिशेस को जब भी हम स्टॉक करते हैं तो पानी के वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉक नहीं करते हैं, बल्कि टैंक के सरफेस एरिया के हिसाब से करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जितना ज्यादा टैंक का सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा फिशेस की स्टॉकिंग हम अपने टैंक में कर सकते हैं। उस टैंक की स्टॉकिंग कैपेसिटी जो है वो उतनी ज्यादा होगी। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो ट्रॉपिकल फिश है या कोल्ड वाटर फिश है, उसका साइज कितना बड़ा है। तो इस टॉपिक पे मैंने स्पेशली एक बार पहले भी रिक्वेस्ट वीडियो बनाया था कि जब भी आप मुझे क्वेश्चन पूछते हैं तो अपने टैंक के बारे में मुझे पूरी नॉलेज जरूर दिया कीजिए कि उसकी डिमेंशन क्या है। कम से कम अधूरी इंफॉर्मेशन के बिना मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे आपको हेल्प करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होगी। अगला जो कमेंट आया है वो है फैजन शेख। इन्होंने लिखा है, सर हाउ टू ट्रांसपोर्ट फिशेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लाइक 48 आवर्स, प्लीज रिप्लाई। इन्होंने एक्चुअली ये कमेंट मेरे उस वीडियो पे किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपने आप फिश को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो कैसे लेके जा सकते हैं। देखिए जब 48 आवर्स का डिस्टेंस है तो इट मीन्स के डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो पहली चीज तो ये है कि हम उसको उस मेथड से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, उनको उस हिसाब से पैक नहीं कर सकते। रीजन ये है कि जो एयर हम एयर पंप के थ्रू भरते हैं वो थोड़े देर के लिए होती है। इस पर्पस के लिए हमें प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। प्रोफेशनल अप्रोच क्या है कि जब कोई होलसेलर जो है या डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपने रिटेलर के पास फिशेस जिस तरीके से भेजता है उसी तरीके से हमें उसको कैरी करना पड़ेगा। अब वो तरीका क्या है, वो तरीका मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आप पॉलिथीन लीजिए, पॉलिथीन में फिश को पैक कीजिए, कोशिश कीजिए कि पॉलिथीन बड़ा हो और उसमें स्टॉकिंग कैपेसिटी जो हो फिशेस की वो कम रखें, गिनती उनकी कम रखें। और जो उसमें ऑक्सीजन भरेंगे वो एयर पंप से ना भरें, बल्कि जो हॉस्पिटल्स में प्योर ऑक्सीजन यूज होती है उस सिलेंडर का प्रयोग करें। उस सिलेंडर के द्वारा ही आप उसमें
ऑक्सीजन भर के उसे पैक करें और उसके बाद उसे किसी थर्मोकोल के बॉक्स में, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में आइस बॉक्स भी कहते हैं, उस तरह के बॉक्स का प्रयोग करें। रीजन ये है कि जो आपके एनवेलप के अंदर पानी का टेम्परेचर होगा वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। अगर गर्मी है तो वो उतना ही रहेगा, ज्यादा गर्म नहीं होगा। आप थोड़ी सी बर्फ उस थर्मोकोल के बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो वो इंसुलेट रहेगा, बाहर की ठंड जो है आपके एनवेलप को ठंडा नहीं कर पाएगी और मछलियां जो है वो सेफली पहुंच जाएंगी। तो ये प्रोफेशनल अप्रोच है। इसी तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस जो फिशेस हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। उसके बाद जो कमेंट हमें मिला है वो है नेचर लव केयर। इन्होंने व्हाइट स्पॉट डिसीज वाला जो मेरा वीडियो था उस पे ये कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है हॉस्पिटल टैंक ना हो तो करना चाहिए। ये जो व्हाइट स्पॉट का मैंने ट्रीटमेंट बताया था ये उसके लिए इन्होंने पूछा है। देखिए, मैं सिंपल सी बात आपको पहले भी बताता हूं और बार बार कमेंट्स में ये क्वेश्चन आता रहता है कि अगर आपके पास हॉस्पिटल टैंक है तो बहुत अच्छा है, अगर हॉस्पिटल टैंक नहीं है तो आप किसी भी और टब या खुले बर्तन में ये काम कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसमें एयर पंप साथ में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है फिशेस के लिए, पानी एजिटेट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती है सिवाय इसके कि हम उस फिश को मेन टैंक में ट्रीट करें। अब उस केस में आपका टैंक जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मिथाइलिन ब्लू जो है वो एक डाई है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मारती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो व्हाइट स्पॉट को ठीक कर देगी, साथ में हीटर अगर आप यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको टैंक जो है वो हो सकता है दोबारा साइकिल करना पड़े। उसके बाद जो कमेंट आया है वो है दीपक गिल। इन्होंने लिखा है हाउ मच टाइम टेक्स टू जनरेट बेनिफिशियल बैक्टीरिया फ्रॉम सेरेमिक रिंग्स। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सेरेमिक रिंग्स अगर हम अपने टैंक में यूज करते हैं तो उससे बैक्टीरिया पैदा नहीं होता है। ये बात पहले तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये सेरेमिक रिंग डालने से बैक्टीरिया पैदा होता है। जी नहीं, बैक्टीरिया हमारे पानी में ही पैदा होगा, एक्वेरियम में ही पैदा होगा, लेकिन उसको रहने के लिए, उसको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए एक मीडिया की जरूरत होती है, और ये सेरेमिक रिंग जो है ये उसी मीडिया का काम करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सेरेमिक रिंग्स के ऊपर बहुत पोरस सी लेयर होती है, उसमें कुछ खड्डे खड्डे से पड़े हुए होते हैं, और ये खड्डे जो हैं एक्चुअली बैक्टीरिया को अपना घर बनाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे आपके सेरेमिक रिंग्स जो हैं वो पुराने होते जाते हैं, वो काले पड़ने शुरू होते हैं, वो जो गड्ढे हैं वो काले रंग के डॉट से भरने शुरू हो जाते हैं। उसका साफ मतलब यही होता है कि आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो उस सेरेमिक रिंग में अपना घर बना रहा है, अपनी कॉलोनी को डेवलप कर रहा है। उसके बाद कमेंट है सुशोभन रॉय। इन्होंने लिखा है फिन रोट ठीक होने के बाद क्या झड़े हुए फिन वापस आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। देखिए, फिन रोट जब होता है तो फिन रोट का मतलब ही यही है कि फिन जो है वो रोट हो गया, सड़ गया। उसमें मछली का फिन जो है, जो उसका पंख है, वो गलना शुरू हो जाता है। और गलने का मतलब ही यही है कि जितना लंबा फिन है उसमें जितना पार्ट उसका सड़ गया वो पार्ट जो है वो गल कर अलग हो जाएगा और उसका फिन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, साइज उसका छोटा हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर मछली को फिन रोट हो गया है और उसके फिन जो हैं वो झड़ गए हैं और शॉर्ट हो गए हैं, या उसके ऊपर कोई अटैक हुआ है और किसी दूसरी मछली ने उसके फिन्स जो हैं वो थोड़े से काट लिए हैं, बाइट कर लिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मछलियों के फिन्स जो हैं वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं
दोबारा से वो फिन वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। सिर्फ एक ही फर्क होता है कि वो कलरलेस आते हैं, ट्रांसपेरेंट आते हैं, उनमें वो पहले जैसा कलर नहीं होगा। मान लीजिए गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश के ऊपर किसी और फास्ट फिश ने अटैक कर दिया, आपने गलती से वो रखी हुई है, उस फास्ट फिश ने उस पर अटैक कर दिया और उसके फिन्स जो है वो थोड़े बहुत काट दिए, उसमें कटाव नजर आ रहा है, या फिन रोट हो गया उसको और उसके फिन जो है वो झड़ गए, गल गए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे नॉर्मली वो गोल्डन कलर के होते हैं, लेकिन जब वो दोबारा फिन्स आएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट आएंगे, बिल्कुल पारदर्शी आएंगे। अगला कमेंट जो आया है वो आया है फिश एंड फन। ये लिखते हैं, और जो एक्वेरियम साल्ट होता है वो किसके पास मिलता है? देखिए, एक्वेरियम साल्ट अगर आप स्पेशली एक्वेरियम साल्ट ही चाहते हैं तो वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, या तो आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपका जो लोकल फिश डीलर है आप उसके पास चेक कर सकते हैं। जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहां पर ये साल्ट जो है इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह पे रॉक साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि रॉक साल्ट का प्रयोग हम सिर्फ फ्रेश वाटर में कर सकते हैं। अगर आपका मैरीन टैंक है तो रॉक साल्ट का प्रयोग मत कीजिएगा, फिर आपको एक्वेरियम सॉल्ट की ही जरूरत पड़ेगी। रॉक साल्ट जो है वो नॉर्मली आपको अपने करियाना मर्चेंट या पंसारी इनके पास इजीली मिल जाएगा। इसके बाद जो लास्ट कमेंट है वो है ऋषिकेश मुतालिक। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, योर वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल, कैन यू टेल मी हैव यू मेड अ वीडियो ऑन व्हाट वेजिटेबल्स वी कैन फीड टू प्लेको? देखिए, ऐसा मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है जिसमें मैंने स्पेशली बताया हो कि आप प्लेको को ये, क्योंकि प्लेको पर मैंने अभी कोई वीडियो ही नहीं बनाया, सिंपल सी बात। लेकिन अगर आपने प्लेको रखी हुई है और आपको उसको सही ढंग से न्यूट्रिशन देना है तो आप उसे अलग अलग तरह की डाइट दीजिए, फ्रूट दीजिए, वेजिटेबल्स आप दे सकते हैं, पल्पी वेजिटेबल्स दे दीजिए, वो बड़े मजे से खाएगी। किसी भी तरह की लीफी जो हरे पत्तेदार सब्जियों वाले सब्जियां होती हैं वो आप दे सकते हैं, पालक हो गया, और उसके अलावा चुकंदर के पत्ते, धनिया, इस तरह की जो लीफी वेजिटेबल्स हैं आप वो बड़े आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा खीरा, उसकी पतली पतली स्लाइसेस आप काट कर दे सकते हैं। फ्रूट्स में आप बनाना, केला, अमरूद, जो पल्पी फ्रूट्स हैं जिनमें गुद्देदार फ्रूट जिनको हम बोलते हैं, आप वो दे सकते हैं। ये बड़े मजे से खाती हैं, कोई ऐसी बात डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। कमर्शियल फूड के अलावा आप अगर ये चीजें देते हैं तो आपकी फिश नेचुरली न्यूट्रिएंट्स गेन करती है और उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है। तो ये थे आज के कुछ कमेंट्स जो मुझे लगा कि इनका वीडियो के जरिए ही आपको मैं जवाब दे देता हूं। आगे भी फ्यूचर में मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो बहुत ज्यादा अर्जेंट कमेंट्स हों उनका तो रिप्लाई मैं कमेंट्स सेक्शन में ही कर दूंगा, लेकिन जो मुझे कॉमन कमेंट्स लगेंगे उनका मैं एक वीडियो के जरिए ही आंसर दूं ताकि बाकी लोग भी उनका फायदा उठा सकें। तो इस समय यहाँ गर्मी बहुत है, आप खुद मेरी हालत देख सकते हैं कि कितना पसीना मुझे पड़ रहा है बार बार, और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है इस फ्लैशलाइट से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी अगर इस किस्म के कोई डाउट्स हैं तो वो उनका समाधान हो पाए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।